वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स की। अमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन से एग्जाम्पल हैं, क्या क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड के बारे में हमने जाना था। अब हम सॉलिड्स में क्रिस्टल्स को आगे पढ़ेंगे और क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए हम एक अलग ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी is a branch of science which deals with the study of geometry, property and structure of crystals and crystalline substances। यानी क्रिस्टल में कैसा अरेंजमेंट है, कैसे कैसे पार्टिकल स्पेस के अंदर ओरिएंटेड है, ज्योमेट्री क्या है क्रिस्टल की, शेप क्या आएगी, उन चीजों को डिस्कस करते हैं क्रिस्टलोग्राफी में। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम कुछ डेफिनेट टर्म्स हैं जिनको यूज करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले जो टर्म है क्रिस्टलोग्राफी में वो है फेस। फेस क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल के लिए फेस वो प्लेन होता है। फेस क्या है? एक प्लेन है जो क्रिस्टल के एक साइड के जो पार्टिकल हैं उन सबको मिलाने से बनता है। लाइक आपके पास एक क्यूब हो और क्यूब के अंदर जो यहां पे चारों पार्टिकल हैं, अगर मैं इन सबको मिलाते हुए एक प्लेन बनाऊं तो ये वाला इस क्यूब का क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा। तो क्रिस्टलोग्राफी में इसे कहते हैं हम फेस। सेकंड है एज। एज एक लाइन होती है। कौन सी लाइन? आपके पास कोई दो फेस, किसी क्रिस्टल के अंदर कोई भी दो फेस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो लाइन बनेगी इंटरसेक्शन पे, देखो ये एक क्यूब मैंने बनाई, क्यूब का एक तो ये वाला फेस, एक ये ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला फेस और ये वाला फेस यहां पे जहां पे काट रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? एक लाइन बन रही है। यहां पे क्या बन रही है? लाइन बन रही है। अगर आप कमरे को देखो तो किसी भी कमरे के अंदर एक दीवार और एक छत को अगर कंसीडर करो तो जहां पे दीवार और छत के बीच में पूरी एक लाइन बनी होगी, ये क्या है? एज है। नीचे ही फर्श, ऐसे ही क्या होगा? नीचे फर्श और किसी भी दीवार के बीच में देख लो आप, एक लाइन होगी। जहां पे दो फेस काटेंगे वो जो लाइन होगी वो क्या है? एज है। थर्ड टर्म है इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल कौन से एंगल होते हैं? फेस के बीच में जो एंगल है, फेस के बीच में एंगल, यानी कि जो एज बन गई, भाई दो फेसेस के बीच में यहां पे एज बन गई जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब इस एज वाली लाइन पे पहला फेस और दूसरे फेस के बीच में क्या एंगल है, एंगल ज्यादा है कि कम है, वो जो एंगल है वो क्या है? इंटरफेशियल एंगल है। उसके बाद आता है फॉर्म एंड जोन, यानी कि एक जैसे जो प्लेन होंगे वो अगर पैरेलल प्लेन है तो उनके सेट को क्या बोलेंगे आप? जोन बोलेंगे। ये तो थी बेसिक टर्म्स जो कि क्रिस्टलोग्राफी के अंदर यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद बात आती है लॉ की। पहला इसके बाद इसके अंदर आते हैं लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी कि जो इंटरफेशियल एंगल होगा क्रिस्टल्स के लिए वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। मान लिया आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को क्रिस्टलाइज किया है, आप क्रिस्टलाइज करते हो उस टाइम पे आपका जो क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन है, भाई आपने हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज किया है, लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज किया है, जिस भी टेम्परेचर पे आप क्रिस्टलाइज करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे कम या ज्यादा, उसके हिसाब से उस क्रिस्टल की शेप चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल होगा, यानी कि उस क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट है, अंदर का जो अरेंजमेंट है, वहां जो फेसिस के बीच में एंगल होगा, आप उसको चेंज
नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, अगर वो क्रिस्टल बना रहा है तो उसका जो इंटरफेशियल एंगल होगा, चाहे क्रिस्टल छोटा सा बने या क्रिस्टल बड़ा बन जाए, आप थोड़ा टाइम दोगे क्रिस्टल छोटा बनेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा ग्रो अप करके बड़ा क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल छोटा हो या बड़ा, जो इंटरफेशियल एंगल होंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो पहला लॉ क्रिस्टलोग्राफी का क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इस क्यूब में ये वाली जो एज है, ये ऊपर वाला ये फेस और साइड वाला ये फेस, इनके बीच का जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। अब क्यूब बड़ी हो या छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी क्यूब अगर मिलके एक साथ इकट्ठी हो भी जाएंगी इस तरीके की, तो भी जो पूरी बड़ी क्यूब बनेगी बहुत सारी क्यूब्स के इकट्ठा होने से, उसमें भी क्या होगा, इंटरफेशियल एंगल फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सेकंड है लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडिसेज, और तीसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री। ये दोनों लॉ हम बाद में करेंगे, पहले हम सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहली बात की सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री का मतलब है एक जैसा होना। सिमेट्री का मतलब क्या है, एक जैसा होना। अब सपोज करो आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं, यानी मैं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करूं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से बॉन्ड तोड़ूंगा, मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा जिसके अंदर इस क्यूब को मैं सरकाऊंगा, टहलाऊंगा, हिलाऊंगा, डुलाऊंगा। इस क्यूब को अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे, क्यूब है उसका मैं ये वाला फेस अगर देख रहा हूं, वो 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसे मैं रोटेट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये और ये सिमिलर दिखते हैं, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर 45 डिग्री, पहले 45 किया तो ये, अगला 45 किया तो फिर इस तरीके का अरेंजमेंट आएगा। इस जैसा अरेंजमेंट ये है, इसका मतलब अगर 45 45 दो बार, यानी कि एक बार टोटल क्या है 90 डिग्री पे अगर मैं रोटेट करता हूं तो सेम एज इट इज मेरी ज्योमेट्री बन जाएगी। अब क्यूब के केस में आप ऊपर से कहीं से भी आप अगर इसको रोटेट करते हो और सेम अरेंजमेंट मिल रहा है तो ये ऑपरेशन क्या होगा, सिमेट्री ऑपरेशन होगा। जिसके अंदर सिमेट्री ना मिले वो सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, जस्ट ऑपरेशन है। जस्ट ऑपरेशन हमारे किसी काम का नहीं है। हम बात अगर सिमेट्री कर रहे हैं तो सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा, जिसके अंदर सिमिलर पैटर्न, सिमिलर अरेंजमेंट आपको मिले, सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो वो क्या होगा, एक सिमेट्री ऑपरेशन। एनी ऑपरेशन इन विच द स्टार्टिंग एंड द फाइनल आउटकम आर सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ए सिमेट्री ऑपरेशन। किसी क्रिस्टल के ऊपर आपने सिमेट्री ऑपरेशन लगाया तो उसका उसी जैसा प्रतिरूप आपको दोबारा से मिलेगा। सिमेट्री ऑपरेशन लगाने के लिए आपको कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए होगा। एलिमेंट मतलब कोई एक ऐसी टर्म चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिमेट्री ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो उन एंटिटीज को बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। अब ये सिमेट्री एलिमेंट कौन से होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स। पहला सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऐसा प्लेन जिसके अबाउट ऑपरेशन लगाने पे आपको क्या दिखे, सिमेट्रिकल पैटर्न दिखे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट दिखे। लाइक आपके पास जो क्यूब है, मैंने क्यूब ली है, उस क्यूब के बीचों बीच में एक प्लेन लगा दूं, एक वर्चुअल प्लेन, जिससे आधा क्यूब ऊपर आधा क्यूब नीचे रह जाए, तो इस प्लेन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। एक प्लेन मैं डायगोनली लगाऊं, डायगोनली मतलब इसके ऊपर यहां पे और ऐसे, इस तरीके से अगर मैं प्लेन लगाता हूं, एक क्यूब है और बिल्कुल डायगोनली मैं, जैसे एक रूम है, रूम को मैं डायगोनली कट करूं, इस तरीके से एक क्या करूं मैं प्लेन लगा दूं, तिकोना हिस्सा इस साइड, तिकोना हिस्सा उस साइड, तो वो क्या है, प्लेन है। कौन सा, सिमेट्री वाला। उसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट अगर रोटेट करोगे तो सिमेट्रिकल पैटर्न दिखेगा। लाइक हमने जैसे क्यूब की बात की थी, क्यूब के एक फेस से देखो आप, और अगर उसे 90 डिग्री पे रोटेट करवाओगे तो सेम वैसा ही मिलेगा। तो ये क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है। अब जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको अलग अलग वे में एक्सप्रेस करते हैं। किसके बेसिस पे? कि कितना एंगल रोटेट करवाया है। सपोज करो टोटल 360 डिग्री का रोटेशन मैंने करवाया, इसका टोटल 360 डिग्री का मैंने रोटेशन करवाया। उस 360 डिग्री के रोटेशन में कितनी बार मेरे को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा, कितनी बार मेरे को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा, वो क्या होगा? फोल्ड ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके लिए हमें फोल्ड बताना होता है, कितने फोल्ड की सिमेट्री है। देखो आपके पास मान लिया क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस बोर्ड के प्लेन में है, और मैं यहां पे एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं, रोटेट करवाऊंगा तो ये हिस्सा उस साइड जाएगा, ये हिस्सा इस साइड आएगा। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाऊं, 90 डिग्री पे रोटेट करवाने पे ये ऐसा हो जाएगा, और ये सिमिलर नहीं है, ये और ये सिमिलर नहीं है। फर्दर 90 डिग्री करवाऊं, फर्दर 90 डिग्री करवाऊं तो ये वाला हिस्सा अगर मैं हिस्से को थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो ये वाला हिस्सा अब क्या था? ऊपर आया था। अब ये हिस्सा कहां चला जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। मैंने सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए किया है, बाकी मेरी जो ज्योमेट्री वो एज इट इज सेम है। यानी कि ये डार्क और बिना डार्क एक जैसे हैं, तो जैसे ही 180 डिग्री पे रोटेट हुआ, 2 बार 90 पे रोटेट हुआ, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो 180 डिग्री पे कितना हुआ? एक बार आया। उसके बाद फिर मैं 180 पे फिर करवाऊंगा। 360 डिग्री के अंदर, 360 डिग्री के अंदर कितनी बार मेरी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल हुई? 2 बार सिमेट्रिकल हुई। 2 बार ओरिजिनल जैसी सिमेट्री मेरे को दिखी, ओरिजिनल जैसा मेरे को स्ट्रक्चर दिखा। तो इसके कितने फोल्ड हैं? 2 फोल्ड। ये एक्सिस कौन सी है? सी फॉर एक्सिस होता है C2। ये कौन सी होगी? C2 एक्सिस। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आपके पास मान लिया एक ट्रायंगल है, हम 3D की नहीं 2D की बात कर लें, इजी हो जाएगा। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के सेंटर पे, ये ट्रायंगल है इस बोर्ड के प्लेन में, और इस सेंटर से मैं क्या करूं? एक वर्चुअल एक्सिस मान लूं जो इस बोर्ड को क्रॉस करती जा रही हो। अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूं कितने डिग्री के ऊपर? 120 डिग्री के ऊपर। तो जैसे ही मैं इसको 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवाऊंगा, 120 डिग्री के एंगल पे क्या होगा? ये वाला ए कॉर्नर, ये वाला बी कॉर्नर, ये वाला सी कॉर्नर 120 डिग्री पे रोटेट करवाने पे जो मेरे को ट्रायंगल मिलेगी उसके अंदर, अगर ये इस तरीके से रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, तो ए यहां आ जाएगा, बी यहां और सी यहां। 120 डिग्री के एंगल पे रोटेशन पे क्या है? मेरे को सेम वैसे ही ट्रायंगल दिख रही है। ऊपर की तरफ कोना, यहां कोना, यहां कोना, इस तरीके से। एबीसी तो मैंने डिनोट किए हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबीसी नहीं था। अब इस तरीके से अगली बार फिर 120 पे करवाओगे, फिर आ जाएगा, फिर 120 पे कराओगे, फिर आ जाएगा। तो टोटल कितनी जगह पे आया? 3 जगह पे। 360 डिग्री, 120 दिया, 360, 3 बार 360 डिग्री के अंदर क्या आ रहा है? सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा? 3 फोल्ड एक्सिस। यानी वो कौन सी थी? 2 फोल्ड एक्सिस इसके लिए, और यहां पे कौन सी होगी? 3 फोल्ड एक्सिस। 3 फोल्ड एक्सिस। अगर मैं क्यूब के फेस की बात करूं, मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब का फेस कैसे है? बिल्कुल इस तरीके से है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करवाऊं तो ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां और ये वाला यहां, लेकिन पैटर्न क्या आएगा? सिमेट्रिकल। 90 90 करते जाओ, 4 बार में 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री कितना होगा? जब चार अरेंजमेंट आ जाएंगे, चारों क्या है? सिमिलर हैं। तो इसके लिए जो एक्सिस होगी ये परपेंडिकुलर वाली, एक क्यूब के फेस के परपेंडिकुलर, ये कितनी होगी? 4 फोल्ड एक्सिस। तो जो फोल्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए वो बताना जरूरी है, तभी आप उस एक्सिस को डिफाइन कर पाओगे। अब देखो
इसको एंगल से भी निकाल सकते हैं। अगर 360 डिग्री मेरे को टोटल घुमाना है, उसमें से 360 में से जो 180 डिग्री, देखो इसके अंदर क्या था, 180 डिग्री पे जाके मेरा सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा था, तो अगर मैं उस एंगल से इसको डिवाइड कर देता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी एक्सिस क्या होगी, C2 एक्सिस होगी, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे 120 डिग्री पे जाके सिमिलर पैटर्न आ रहा था, तो मैं कहूंगा 360 बटा 120 कितना आ गया, 3। तो कौन सी एक्सिस, C3, थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मैं उस एक्सिस की बात करूं जो क्यूब के फेस से बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही हो, तो उस एक्सिस के लिए कितना है, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल, यानी 360 बटा में 90 करूं सिमेट्रिकल पैटर्न के लिए, क्या आएगा, 4। यानी क्या होगी, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी। यानी जो एक्सिस है उसके लिए फोल्ड बताना क्या होगा, जरूरी होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो एक ही हो, एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही क्रिस्टल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, ये तो थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आपको ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट को एक बार याद करना होगा। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में क्या होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। हम देखते हैं कि भाई एक कोई मेटल या फिर कोई भी एटम है यहां पे, उसके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, क्या होगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये कुछ हिस्सा नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है कि इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां भी पार्टिकल, यहां भी पार्टिकल, यहां, यहां, यहां और यहां। अब इस पार्टिकल को अगर मैं सेंटर मानूं, इस बीच वाले पार्टिकल को सेंटर मानूं, इस डायरेक्शन में देखूं तो भी उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल है, इसके अपोजिट 180 डिग्री पे यहां भी उतनी ही डिस्टेंस पे है। अगर इस डायरेक्शन में देखूं तो यहां जितनी डिस्टेंस पे है उतनी दूर यहां दूसरा पार्टिकल होगा, जितना ऊपर एक पार्टिकल उतना नीचे दूसरा पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखो तो जो भी पार्टिकल आपको एक डायरेक्शन में मिलेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी डिस्टेंस पे आपको वही पार्टिकल मिलेगा। अगर यहां पार्टिकल P है तो यहां भी पार्टिकल P है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को। मान लिया आपके पास यहां मेटल M है, यहां लिगेंड 1, यहां भी लिगेंड 1, यहां लिगेंड 2, यहां भी लिगेंड 2, यहां लिगेंड 3, यहां भी लिगेंड 3। अगर इस तरीके से हो तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस तरफ देखेंगे L3 तो इसके अपोजिट भी L3, यहां अगर L2 तो अपोजिट में भी L2, यहां अगर L1 तो अपोजिट में भी L1। यानी कि ऐसा पॉइंट किसी भी स्ट्रक्चर का जिसके अराउंड एक डायरेक्शन में जो है उससे इन्वर्ट डायरेक्शन में भी सेम तरीके का अरेंजमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था। अब चौथा हम लेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर, अब ये इम्प्रॉपर क्यों आया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसका मतलब कि अकेली एक्सिस से सिमेट्री नहीं आएगी, अकेली एक्सिस से सिमेट्री नहीं आएगी, आपको एक्सिस के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग मोर देन द एक्सिस। एक ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। लाइक इम्प्रॉपर के अंदर होता है एक रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशनल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होगा, आपके पास जो स्ट्रक्चर है
उसके ऊपर पहले आप एक रोटेशन लगाओगे, एक एक्सिस लगाओगे। वो एक्सिस 3 फोल्ड हो सकती है, 2 फोल्ड, 4 फोल्ड, कोई सी भी फोल्ड की वो एक्सिस हो सकती है। आपने क्या किया, रोटेट किया। सपोज करो आपके पास ये वाला क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक ये स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट है, एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 2 पार्टिकल अबोव द प्लेन इनसे जुड़े हुए हैं और 2 पार्टिकल बिलो द प्लेन इनसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं कोई एक्सिस एक्सिस इसके जो प्लेन है, अगर ये प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, अगर ये मॉलिक्यूल का जो प्लेन है ये वाला, ये है, एक पार्टिकल यहां ऊपर की तरफ, एक यहां ऊपर की तरफ, एक यहां नीचे, एक यहां नीचे, और मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करूं, यहां पे इसके बीचों बीच एक एक्सिस मान लूं, एक बीचों बीच एक्सिस मान लूं, और वो जो एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट में अगर 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे रोटेट करूं, 180 डिग्री पे रोटेट करने से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से पलट जाएगा। 180 डिग्री पे रोटेट करवाया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या बनेगा, ये अरेंजमेंट तो एज इट इज दिखेगा, और जो नीचे वाले हैं वो अभी यहां पे दिखेंगे, और ऊपर वाले जो हैं वो यहां पे दिखेंगे। क्या ये और ये सिमिलर हैं? नहीं, सिमिलर नहीं है। तो क्या किया जाए कि ये सिमिलर हो जाए? तो अगर कोई प्लेन यहां पे ऐसे लगाया जाए, यहां पे एक वर्चुअल प्लेन लगाया जाए, अब ये प्लेन क्या करेगा, इस साइड वाले को वहां दिखाएगा, ये मिरर क्या करेगा, इस साइड वाले को वहां और इस साइड वाले को यहां दिखाएगा। तो क्या बनेगा, इस रिफ्लेक्शन के बाद ये स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट तो एज इट इज, जो ये वाले नीचे की तरफ हैं, ये प्लेन लगने के बाद, ये रिफ्लेक्शन लगने के बाद इस तरफ दिखेंगे तो एज इट इज, और ये वाले जो ऊपर वाले जो इस तरफ थे रिफ्लेक्शन के बाद उस तरफ दिखेंगे, तो ये वाले इस तरीके से। तो जैसा अरेंजमेंट ये था वैसा अरेंजमेंट ये हो गया। अकेली एक्सिस से काम नहीं चला, एक्सिस के अलावा और भी ऑपरेशन लगाना पड़ा। दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसका सिंबल होता है एस। अब यहां पे कितने फोल्ड है, यहां पे एक्सिस कितनी है, देखो 180 डिग्री पे रोटेट किया था, उसके बाद प्लेन लगाया है, 180 पे रोटेट किया था, तो 180 पे रोटेट करने पे 360 डिवाइड बाई 180 कितना आ गया, 2 फोल्ड। होनी तो चाहिए थी C2, लेकिन C2 से तो काम बना नहीं, हमें तो प्लेन लगाना पड़ गया, तो C2 नहीं, ये बनेगी S2। C2 नहीं है, क्या बन जाएगी, S2। S2 एक्चुअल में क्या है, ये इन्वर्जन सेंटर भी है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। कैसे, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, मॉलिक्यूल के इस सेंटर की बात करूं, जितना पीछे ऊपर की तरफ ये, उतना आगे नीचे की तरफ ये, जितना आगे ऊपर की तरफ ये, उतना पीछे नीचे की तरफ ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। S2 एक्चुअल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, जिसको हम इन्वर्जन सेंटर यानी I से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसका सिंबल है सिग्मा, एक्सिस का है C, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको हम I यानी इन्वर्जन सेंटर बोलते हैं, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, SN होती है, यानी S से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये थे सिमेट्री एलिमेंट्स, जिनके अबाउट आप ये पता करोगे कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना ज्यादा सिमेट्रिकल है, कितना कम सिमेट्रिकल है। आज के लिए इतना ही।